Hello everyone. Today we are going to discuss about the chapter coordination compounds. ठीक है। तो इससे जो पिछले वाला जो चैप्टर था, जो डी एंड एफ ब्लॉक्स है, उसके अंदर जो थे 3D सीरीज जो थी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो और भी बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिनके अंदर जो एक मेटल एटम होता है उसके आसपास बहुत सारे यानी अ नंबर ऑफ अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अनायंस मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज, जैसे ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे मतलब ऑक्सैलेट है, C2O4 माइनस है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं, ये कैसे हैं अनायंस। लेकिन कुछ हो सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, जैसे H2O है, NH3 है। तो ये क्या होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो बाउंड होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उससे भी ज़्यादा मतलब इनका बहुत एरिया है ब्रॉड, जिसे हम स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजिकल फंक्शंस में हमारी बॉडी के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है, प्लांट्स के केस में भी। जैसे अगर आप बात करोगे क्लोरोफिल की, मैंने बात की क्लोरोफिल की, मैंने बात की हीमोग्लोबिन की, मैंने बात की विटामिन B12 की। तो अगर क्लोरोफिल की बात करोगे तो इसके अंदर एक मेटल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, विटामिन B12 के अंदर। और भी बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, यानी कि अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है मेटल्स का, ठीक है, तो उनमें भी क्या होता है, इनका यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मेडिकल केमिस्ट्री में इनका यूज होता है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो अब शुरू होता है, वो है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो एल्फर्ड वर्नर है, उन्होंने क्या किया भाई, सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट हिज आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिए और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने क्या किया, बिहेवियर को सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बेस पे ही उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो उन्होंने दो चीजें बताई, एक तो उन्होंने बोला एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। उन्होंने इन दो चीजों का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ बाइनरी कंपाउंड्स की। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ क्या हो, दो ही एलिमेंट हो, जैसे क्रोमियम और क्लोरीन, कोबाल्ट क्लोरीन, पैलिडियम क्लोरीन। तो हर एक के अंदर कितने हैं, दो दो, सेम सेम, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया क्रोमियम, तो कैसे हैं, दो हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। इनकी जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, वो कितनी है, तीन, दो, दो। ये इनकी प्राइमरी वैलेंसीज है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्या है कंपाउंड्स हैं जो हमें बताएंगे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ये है, इसमें देखिए, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये है जो आयनाइज हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। उन्होंने दो लिंकेजेस के बारे में बताया, दो वैलेंसीज के बारे में बताया, एक तो थी प्राइमरी, दूसरी थी सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है भाई जो नॉर्मली कैसे हो जाती है, आयनाइजेबल, यानी कि वो आयंस की फॉर्म में टूट जाएगी। अच्छा, आयंस की फॉर्म में कौन टूटेगा, या तो पॉजिटिव आयंस होंगे या फिर नेगेटिव आयंस होंगे। और हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो कैटायन तो होंगे नहीं। तो प्राइमरी वैलेंसी वो वाले होंगे जो कैसे होंगे, नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज की। ये होते हैं नॉन आयनाइजेबल, मतलब आप इन्हें तोड़ ही नहीं सकते, उनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो उसके अंदर ही रहेंगे, आप इन्हें आयंस की फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी वाले हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर ये नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। बहुत सारे आयंस और ग्रुप्स हैं जो सेकेंडरी लिंकेजेस के थ्रू मेटल्स के साथ जुड़े होते हैं और एक अरेंजमेंट के फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मेटल यहाँ पे है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। मेटल यहाँ पे है, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो गया। मेटल यहाँ पे है, इस तरीके से, ये क्या हो गया,
ये हो गया ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं भाई, इसको स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे। अब ऊपर देखिए, इन्होंने ये बोला है, इन्होंने बोला जैसे एक मोल, इन्होंने ये मॉलिक्यूल लिया है COCl3.NH3, और ये कह रहे हैं भाई जब इसको ना इन्होंने मतलब सॉल्यूशन में डाला तो उन्होंने क्या किया भाई, AgCl की फॉर्मेशन की। इसमें से कितने निकले, 3 मोल। इसमें से कितने निकले, 2 मोल। इसमें से एक, इसमें से एक। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इसमें हमें ये पता लगा कि जो 6 ग्रुप्स हैं इन ऑल, आइदर क्लोरीन हो या फिर अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो, ये इसके साथ कोबाल्ट के साथ क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो बाहर वाले हैं उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी वाले, जो डिसोशिएट हो जाएंगे। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने बोला था सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए ये जो ऊपर मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, ये जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं, इस फॉर्म में ये दिखेंगे। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के आसपास क्या होंगे, NH3। और ये जो क्लोरीन होंगे ये कैसे होंगे, आयनाइजेबल। कैसे आयनाइजेबल, जो आयंस की फॉर्म में टूट जाएंगे। और ये जब आयंस की फॉर्म में टूटेंगे तो Ag के साथ ये क्या कर जाएंगे, कंबाइन, और AgCl की फॉर्मेशन करेंगे। अगले में भी क्या है भाई, इसमें से निकलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के, क्योंकि देखिए न्यूट्रल तो इसके पास होंगे ही होंगे, साथ में से क्लोरीन भी चाहिएगा, क्योंकि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6। यानी इसे 6 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सराउंड करेंगे ही करेंगे। तो इसमें से जैसे 5 तो अमोनिया हो गए, एक क्लोरीन हो गया, क्योंकि 6 तो इसे चाहिए ही। 2 क्या निकलेंगे, आयंस की फॉर्म में निकलेंगे, और Ag के साथ वो क्या करेंगे, बाइंड करके क्या करेंगे, वो AgCl की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगला जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर भी कितने होंगे, 6 होंगे। 4 तो अमोनिया, 2 क्लोरीन, तो इसमें से निकलेगा सिर्फ एक। अगले में भी 4 अमोनिया, 1 क्लोरीन, निकलेगा सिर्फ एक ही क्लोरीन, क्योंकि 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है कोबाल्ट को। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का अब इन्होंने कॉन्सेप्ट बोल दिया है। अब हम बात करते हैं आगे। अब मॉडर्न जो फॉर्मुलेशंस है, जैसे मैंने बोला कोबाल्ट है, इसने इस तरीके से 6 मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड कर लिया। ठीक है, जब 6 मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड कर ही लिया, तो इसका आपको स्पेस के अंदर एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक अरेंजमेंट। उसे बोलते हैं पॉलीहेड्रा। वो क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसके बाद द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कह रहा है अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज की बात करोगे ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, लेकिन जो इनके बाहर प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन 3 माइनस, क्लोरीन 2 माइनस, क्लोरीन 1 माइनस, ये जो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस। ठीक है, और अब ये जो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं, इनकी खुद की स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं। जैसे किसी की टेट्राहेड्रल, किसी की ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से क्या होती है, इनकी स्पेशल अरेंजमेंट होती है, स्पेस के अंदर इनकी अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। जैसे CONH3 है, CO, जैसे CONH3 6 3 पॉजिटिव, ये जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। बाकी भी जो है इनकी कैसी है, ऑक्टाहेड्रल सभी की। लेकिन NiCO4 PtCl4 2 माइनस, ये जो है NiCO4 ये जो NiCO4 है, इसकी होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। PtCl4 2 माइनस है, इसकी होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, NiCO4 की कैसी होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। PtCl4 की कैसी होती है, 2 माइनस की स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये जो है पैलेडियम C2Cl2 है, 4 टाइम्स ऑफ NH3 है। इसमें ये बोला इन्होंने भाई, 2 मॉलिक्यूल जो थे वो कैसे हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए।
अच्छा, अगर दो मॉलिक्यूल्स इसमें से AgCl के प्रेसिपिटेट हो गए, मतलब ये कैसे हैं, काउंटर आयंस है, कैसे, काउंटर आयंस। लेकिन ये जो NH3 वाले हैं ये कैसे हैं, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, कैसी सेकेंडरी वैलेंसी, जो इसके एक्चुअल स्पेशल अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो ये तो नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या है भाई, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2। अगले की कितनी बोली हुई है इन्होंने, 2। तो इसके अंदर 6 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं, इसकी स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर है। और सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 6, इसलिए कितनी, 4। अगले के केस में देखिए इन्होंने बोला भाई 0, यानी कुछ भी नहीं निकला, यानी कि क्लोरीन और HCl दोनों क्या होंगे, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर काउंट होंगे। अगले में इन्होंने एक बोला, यानी क्लोरीन निकल सकता है, अमोनिया तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अमोनिया के ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता। तो AgCl की फॉर्म में क्लोरीन इसकी इस साथ निकल सकते हैं, Ag पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 निकला है, और इसके जो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। अगले में कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। देखिए, डबल सॉल्ट और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये दोनों के दोनों दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, और उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो होगा वो कैसा होगा, पर्टिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे डबल सॉल्ट्स की बात करते हो, ठीक है, दोनों के पास क्या होगा, एक डेफिनेट स्टोइकियोमेट्रिक रेशो होगा, क्या होगा, एक डेफिनेट स्टोइकियोमेट्रिक रेशो होगा। और जो डबल सॉल्ट्स होंगे, जैसे कार्नालाइट है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, मोहर्स सॉल्ट है, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, पोटेश एलम है, KAlSO4 ट्वाइस डॉट 12H2O। तो ये क्या हो जाते हैं, सिंपल आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं जब आप इन्हें वाटर के अंदर डालोगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं वो डिसोशिएट नहीं होते कंप्लीटली। ठीक है, जैसे मैंने बोला K4FeCN6 है, इन्होंने बोला भाई ये इसमें से ये जो है ना ब्रैकेट वाला, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो डिसोशिएट नहीं होती आयरन और CN- में। ठीक है, तो ये एज अ कॉम्प्लेक्स उसके अंदर ही रह जाते हैं, ये चीज ये कहना चाहते हैं। आगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको पता लगी, जब एक सेंट्रल एटम बॉन्डेड हो आयंस या फिर मॉलिक्यूल से, जैसे COCl3 डॉट NH थ्राइस थ्राइस है। ठीक है, कोबाल्ट है, उसको अमोनिया ने, बहुत सारे अमोनिया ने सराउंड कर रखा है, किसी में 3 क्लोरीन आयंस है। ठीक है, तो जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, ये सारा का सारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो मेटल, दूसरा इसको जो आयंस या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं वो, आगे भी सेम टू सेम चीज, ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एटम की। अब आपको ये पता है भाई सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम वो होगा जिसको ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, सराउंड कर रहे होंगे, और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसे क्या दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्या दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक बात समझने की बच्चों ये है कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, द एटम या फिर आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बॉन्डेड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है, उसे बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम, जिससे वो सारे के सारे सराउंडेड है। ठीक है, जैसे इन सभी के अंदर कोबाल्ट है, आयरन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, निकल भी, ये सारे के सारे क्या है, ये हैं सेंट्रल एटम्स। और ये जो साइड में इनके प्रेजेंट है, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं, लाइगेंड्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हो ये वो मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस सेंट्रल मेटल एटम को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो होता है वो होता है लुईस बेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या होगा, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा होता है, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाला कौन सा होता है, लुईस बेस। अब ये लाइगेंड्स की बात आ जाती है, लाइगेंड्स वो हैं जो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वही मॉलिक्यूल्स, जैसे क्लोरीन है, वाटर है, अमोनिया है, कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो क्या है, लाइगेंड्स। ठीक है,
जब एक लाइगेंड बाउंड हो एक मेटल आयन से, एक सिंगल डोनर एटम उसके पास हो, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट मतलब जब एक सिंगल डोनर एटम उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर या फिर एक अनायन के अंदर प्रेजेंस हो। जैसे क्लोरीन है, इसमें सिर्फ क्लोरीन ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, अमोनिया के अंदर एन है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही एटम है जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिडेंटेट। लेकिन अगर आप बात करोगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनके अंदर दो एटम्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें हम बोलेंगे डाइडेंटेट। जैसे इथेन 1 2 डाई अमीन, ये क्या है? इथेन 1 2 डाई अमीन। ठीक है, और एक क्या है? ऑक्सैलेट C2O4 2 माइनस। ठीक है, इसमें जैसे ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर पाते हैं, इसमें दो नाइट्रोजन है, तो दो एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए हमें इन्हें क्या बोला? डाइडेंटेट। ऑक्सैलेट के अंदर दो ऑक्सीजन है जो इसे डोनेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि भाई इनके अंदर दो एटम्स प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इनके पास है। उसके बाद आप बात करते हो, अगर दो से ज्यादा हुए उन्हें आप बोलोगे क्या? पॉलीडेंटेट। क्या बोलोगे आप? पॉलीडेंटेट। जैसे ये है NCH2CH2NH2 थ्राइस। ठीक है, तो ये कैसा है भाई? एक ऐसा लाइगेंड है जिसके अंदर मल्टीपल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम इन्हें, इसके अंदर एक स्पेसिफिकली एक इन्होंने एग्जांपल दिया है जिसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन ADDA4 माइनस। तो ये एक इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लाइगेंड। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बाउंड कर सकता है, और ये सॉरी ऑक्सीजन के थ्रू भी मतलब डोनेशन कर सकता है। तो नाइट्रोजन भी डोनेशन कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी डोनेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितने होंगे? दो। ये है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन और टेट्रा एसीटेट C2CH2CO माइनस। ये क्या है? एसीटेट की फॉर्म, ये डाइअमीन की फॉर्म, और ये इथाइलिन। तो इस सारे के सारे क्या है? इनके अंदर से ऑक्सीजन चार है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, नाइट्रोजन दो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? हेक्साडेंटेट, क्योंकि ये छह एटम्स इसके पास ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। आगे चैप्टर क्या कहता है भाई? जब एक डाई या फिर पॉलीडेंटेट लाइगेंड दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स के हेल्प से एक सिंगल मेटल एटम के साथ बाउंड करता है, तो वहां पे क्या होता है भाई? एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोलते हैं चिलेट। ठीक है, चिलेट इफेक्ट बोल देते हैं सिंपली उसको। तो उन्हें बोलते हैं चिलेट लाइगेंड्स जो उसे कर पा रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लाइगेटिंग ग्रुप्स होते हैं इनके पास। ये जो लाइगेटिंग ग्रुप्स हैं जो डोनेट करने की कैपेसिटी उनके पास है, उन्हें क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ लाइगेंड। जैसे इसकी कितनी है? 6। ये है उसकी डेंसिटी। द नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। सम complexes such complexes called chelate complexes tend to be more stable than the similar complexes containing unidentate ligands, और ये ज्यादा स्टेबल होंगे किससे? जिनके पास सिंगल एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यूनिडेंटेट लाइगेंड इनके पास है। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स हों एक कॉम्प्लेक्स के पास या फिर एक लाइगेंड के पास, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एम्बिडेंटेट लाइगेंड। ठीक है, एम्बिडेंटेट मतलब एक लाइगेंड के पास दो एटम्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं। जैसे NO2 है, NO2 के अंदर भाई नाइट्रोजन भी कर सकता है डोनेट, ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, SCN जो है इसके अंदर क्या हो सकता है? नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, और सल्फर भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज है। देखिए NO2 के अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। SCN के अंदर सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सिंपली सा इतना है भाई, जितनी ज्यादा ये जो, जैसे मैंने बोला कोबाल्ट है, कोबाल्ट को कितने मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है? 6। अगर 6 मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? वो 6। ठीक है, जैसे ये है NiNH3 4 2 प्लस। तो ये क्या होगा? इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 4। अब ये जो प्लेटिनम है इसको कितनों ने घेरा हुआ है? 6 क्लोरीन ने घेरा हुआ है, इसको सराउंड किया हुआ है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? 6। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6।
ठीक है। अगर हम बात करें डाइडेंटेट लाइगेंड की, अब भाई डाइडेंटेट लाइगेंड के अंदर तो दो एटम्स है ना जो डोनेट करेंगे, तो इसीलिए दो इस तरीके से एटम्स उसको सराउंड कर लेते हैं डोनेट करने वाले, ठीक है। और बीच में मैंने ये लिख दिया। तो ये क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन जो डोनेट करने कैपेसिटी रखते हैं कोबाल्ट को। यानी एक ही लाइगेंड के पास कितने हैं, दो एटम्स हैं जो इसे डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिमिलरली इधर भी मैंने एक ईएन लगा दिया, यानी इथेन 1,2 डाइअमीन, सेम टू सेम। उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। अगर मैंने एक और लगा दिया ईएन तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। यानी 6 एटम्स ने उसको क्या किया, वो सराउंड किया हुआ जो उसे डोनेट कर पा रहे हैं। ऐसे लाइगेंड है जिनके हर एक लाइगेंड के अंदर दो एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहे हैं, और वो भी उनका कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट होता है। यानी डाइडेंटेट लाइगेंड की जो डेंटिसिटी है, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो 2 है। अगर ईडीटी होता उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता, ठीक है, क्योंकि एटम्स उतने हैं तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो कोबाल्ट EN3 है, कोबाल्ट EN3 जो है, 3 पॉजिटिव, अरे भाई इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। ठीक है, तो यही चीज आपको समझानी थी। अगर ऑक्सैलेट होगा भाई, अगर मैंने कोबाल्ट के साइड में C2O4 2 माइनस थ्राइस स्पीशीज मैंने इसके लगा दी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना होगा, 6, क्योंकि एक ऑक्सैलेट के अंदर दो दो वो हैं एटम्स हैं जो डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।